नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मानवाधिकार दिवस, घुमंतू समुदाय के बुनियादी ढांचे के लिए जिला प्रशासन के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन। केंद्र केवल कांग्रेस को ही निशाना क्यों बनाता है, भाजपा को क्यों नहीं? धीरज साहू आईटी छापे पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने पूछा। जब तक भारत विश्वगुरु नहीं बन जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे, केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा। ज्ञानव्यापी मामला, एएसआई कल सौंपेंगे रिपोर्ट। वकील बोले, वक्फ के पास इतनी जमीन की बन जाएगा नया पाकिस्तान और बांग्लादेश। तमिलनाडु में चक्रवात प्रभावित लोगों को मिलेंगे 6-6 हजार रुपए, सीएम स्टालिन ने किया ऐलान। अब समाचार विस्तार से। नवादा के चौड़ी महाद्वार में ऑटोनगर रोड पर 25 वर्षों से खानाबदोश लोग सड़कों पर रह रहे हैं और वहां के मालिकों द्वारा खानाबदोश की झोपड़ियों को रातों रात ध्वस्त करने का दृश्य अखबार में प्रकाशित हुआ था। छोटे बच्चों को लेकर कड़ाके की ठंड में कांपते रहे। खानाबदोश लोगों के बुनियादी ढांचे के लिए मंत्री ईश्वर खंडरे को 21 अगस्त 2017 को, रहीम खान और जिला प्रशासन को 26 अगस्त 2017 को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। इस याचिका को 6 साल हो गए हैं। इस समुदाय का आवासीय सपना कभी साकार नहीं हो सका। आज वो लोग सड़क के किनारे रह रहे हैं। इसी अवसर पर माननीय जिला न्यायाधीश ने दौरा किया और जिला बाल एवं महिला अधिकारियों को बुलाया। यह देखते हुए कि खानाबदोश बच्चों को पौष्टिक भोजन की कमी हो रही थी, उन्होंने अस्थायी आधार पर एक आंगनवाड़ी केंद्र शुरू करने का सुझाव दिया। आज ओम प्रकाश रोटे 4 माह के बच्चे को देख रहा हूं जो विभाग से उन बच्चों के नाम पर पौष्टिक आहार के पैकेट लेता है और उनमें आधे पैकेट महीने में 3-4 बार ही देता है। इन मुद्दों को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात कर अपनी समस्या भी सुनाई। कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷ ಕಳೆದರು. ಇವತ್ತು ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ 2017ರಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು 6 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಈ ಚೌಳಿ ಕಮಾನ್ ಹತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಂದ ಅವರಿಗೆ 26/8/2017ರಂದು ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಈ ಜನಾಂಗ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯುವಂತ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇವತ್ತು ಆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನ ಇವತ್ತು ಆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಳಕಳಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಪತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲಾ? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने रविवार को झारखंड कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू से कथित तौर पर जुड़े परिसरों से 200 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी की जब्ती की। बेहिसाब नकदी की जब्ती के मद्देनजर केंद्र पर केवल कांग्रेस को निशाना बनाने का आरोप लगाया, न कि भाजपा को। वह झारखंड और ओडिशा में राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़ी संस्थाओं पर हाल ही में आयकर छापे पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। सिद्धरामैया ने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा नेता केंद्र सरकार केवल कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं, उन्हें भाजपा नेताओं पर भी छापा मारने दीजिए, तभी पता चलेगा कि उनके पास कितनी गलत कमाई संपत्ति है। सीएम ने कहा कि जिसने भी काला धन जमा किया है वह इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक गलत है। आयकर विभाग को कानून के मुताबिक कार्यवाही करने दीजिए। हालांकि सिद्धरामैया की शिकायत यह थी कि केंद्रीय एजेंसियां चुनिंदा तौर पर कांग्रेस को निशाना बना रही थी। मुख्यमंत्री ने कहा उनकी कार्यवाही केवल कांग्रेस नेताओं पर क्यों है, भाजपा पर नहीं। अगर भाजपा के लोगों पर छापा मारा जाए तो भारी धन मिलेगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने देश के लोगों से देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर विश्वगुरु बनाने के पीएम नरेंद्र मोदी के संकल्प का हिस्सा बनने का आह्वान किया। देवनहल्ली के पास अवती गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा में एक जोशीली भारत में उन्होंने कहा कि देश जो 2014 में 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, मोदी के पिछले 9.5 वर्षों में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा भारत 2027 तक जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।
आज हम संकल्प लेते हैं कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम भारत को दुनिया के विकसित देशों की सूची में चमका नहीं लेते, जबकि यह #विकसित भारत संकल्प यात्रा हमें हमेशा हमारी योजनाओं की 100% संतृप्ति के माध्यम से की गई प्रगति की याद दिलाएगी। यह सभी की प्रगति, सबके विकास के लिए, जन भागीदारी के लिए लोगों की भागीदारी की भावना को भी प्रज्वलित करेगी, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ज्ञानव्यापी परिसर को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद सर्वे कराया गया। सर्वे का कार्य पूरा भी किया जा चुका है। अब एएसआई की टीम अपना सर्वे कोर्ट के सामने रखेगी। इसके लिए 11 दिसंबर का समय दिया गया है। वहीं एएसआई के सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कल कोर्ट के सामने एएसआई अपनी रिपोर्ट रखेगा। यह रिपोर्ट मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एएसआई की रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट में भी 10 गुना आगे होगी। वहीं वक्फ बोर्ड को लेकर उन्होंने कहा कि वक्फ के पास इतनी जमीन है कि एक पाकिस्तान और बांग्लादेश निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो एक दिन ऐसा आएगा कि देश के हर कोने को वक्फ घोषित कर देंगे। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यह मामला लोगों की आस्था से जुड़ा केस है, पूरे सनातन समाज का केस है। इस केस से हर आदमी जुड़ा हुआ है। वकील के रूप में मेरा कर्तव्य है कि लोगों तक पहुंचकर उनको बताना कि उनका केस क्या है, इसलिए मैं दौरे कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के बाद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी को ऑब्जेक्शन का वक्त दिया जाएगा। जब उनका ऑब्जेक्शन फाइल होगा तो उनके इश्यू कोर्ट के सामने रखेंगे, यानी कि इस प्रक्रिया में पूरे 3 से 4 महीने का वक्त लग जाएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि एविडेंस और रिसर्च के आधार पर तैयारी हो ताकि इसमें और देरी न हो। हमारी जो प्रमुख जगह है वो सनातन पक्ष को मिले। एएसआई ने 52 दिन तक का सर्वे किया है, जिसकी रिपोर्ट कल आनी है। हमें पूरी उम्मीद है कि कल केंद्र सरकार की टीम और एएसआई की टीम अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेगी। यह बहुत ही ऐतिहासिक क्षण होने वाला है। मुझ पर गैग ऑर्डर लगाया गया है, जिससे मैं बता नहीं सकता कि सर्वे में क्या मिला है। कल की एएसआई की रिपोर्ट मील का पत्थर साबित होगी। वक्फ को लेकर उन्होंने कहा कि इस देश में डिफेंस और रेलवे के बाद वक्फ सबसे बड़ा लैंड ओनर है। यह 2008 के आंध्र प्रदेश कोर्ट के आंकड़े हैं। अब 15 साल बाद इतना लंबा वक्त बीत गया है कि अगर उनकी संपत्ति का अब आकलन किया जाए तो सबसे ज्यादा संपत्ति इनके पास होगी। उन्होंने कहा कि अगर वो संपत्ति डिक्लेयर करे तो वक्फ की जमीन में से पाकिस्तान और बांग्लादेश की जमीन के बराबर का हिस्सा निकलकर सामने आएगा। अगर इस वक्फ के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो एक दिन ऐसा आएगा कि देश के हर कोने को वक्फ घोषित कर देंगे। उन्होंने कहा कि सांसद हरनाथ यादव के सांसद में दिए गए भाषण का मैं समर्थन करता हूं। वक्फ एक्ट 1995 एक ऐसा काला कानून है जिसको खत्म करना चाहिए। इसके लिए देश के सभी लोगों को संगठित होना चाहिए। सभी सांसदों को इसका समर्थन करना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए। वक्फ में जो 72 प्रोविजन दिए गए हैं, मैं चाहता हूं कि इस पर संसद में चर्चा हो। जो लोग सेक्युलर हैं वो बताएं कि यह वक्फ का कानून कैसे लागू हो सकता है। जो कांग्रेस की सरकार ने महापाप किया है उसको खत्म करे। मैं जो अपनी बात रखता हूं वह सनातन के पक्ष में रखता हूं। मैं जब 40,000 मंदिरों को मुक्त करने की बात करता हूं, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट या वक्फ को खत्म करने की बात करता हूं, तो यह सब बीजेपी के मुद्दे नहीं थे। मैं कोई बीजेपी या प्रो बीजेपी नहीं हूं। इस राष्ट्र के लिए जो जरूरी है, सनातन के लिए जो जरूरी है, वो आवाज उठाता हूं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य में मिगजॉन तूफान से प्रभावित लोगों को 6-6 हजार रूपये की नकद राशि देने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने फसल खराब होने पर मिलने वाले मुआवजे सहित विभिन्न श्रेणियों में राहत राशि बढ़ाने की शनिवार को घोषणा की। सरकार द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक यह सहायता उन लोगों को दी जाएगी जिनका आमदनी चक्रवात के कारण प्रभावित हुआ है। सरकार यह सहायता राशन की दुकानों पर कैश के रूप में देगी।
एमएसएमई क्षेत्र के लिए राहत की मांग करते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को पत्र भी लिखा है। केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखे अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 प्रभावित जिलों में लगभग 5000 एमएसएमई यूनिट्स ठप हैं, क्योंकि लगातार बारिश के कारण कच्चा माल और निर्मित उत्पादन दोनों खराब हो गए हैं। चेन्नई में जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक स्टालिन ने सीतारमण से कहा कि बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई है और सड़कों की मरम्मत कर दी गई है, लेकिन उत्पादन फिर से शुरू होने में समय लगेगा। चक्रवाती तूफान मिग्जॉम के कारण 3 और 4 दिसंबर को चेन्नई और आसपास के जिलों चेंगलपेट, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे बाढ़ आ गई तथा जानमाल की हानि हुई। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सचिवालय में उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें बाढ़ से हुए नुकसान और प्रभावित लोगों को दी जाने वाली राहत की समीक्षा की गई। एक विज्ञप्ति के मुताबिक सीएम स्टालिन ने धान सहित बारिश से प्रभावित फसलों 33% और अधिक के लिए मुआवजा 13,500 रूपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 17,000 रूपये करने का आदेश दिया। यदि बारहमासी फसलें और पेड़ प्रभावित हुए हैं तो प्रति हेक्टेयर मुआवजा 18,000 रूपये से बढ़ाकर 22,500 रूपये प्रति हेक्टेयर कर दिया जाएगा। वर्षा आधारित फसलों के लिए मुआवजा 7,410 रूपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 8,500 रूपये किया जाएगा। सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारे गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने चंडीगढ़ से उठाया। राजस्थान के राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्याकांड की जांच में जुटी राजस्थान पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। राजस्थान पुलिस ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में हत्याकांड के 3 आरोपियों को चंडीगढ़ से पकड़ लिया है। पुलिस ने चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से मुख्य आरोपी रोहित राठौड़ और नितिन फौजी समेत 3 आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। तीनों को कल देर रात दिल्ली लाया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच शूटर रोहित और हत्याकांड के बाद आरोपियों का साथ देने वाले उधम को दिल्ली लेकर पहुंची है। वहीं शूटर नितिन फौजी को राजस्थान पुलिस अपने साथ लेकर गई है। बताया जा रहा है कि शूटर गैंगस्टर रोहित गोदरा के राइट हैंड वीरेंद्र चाहन के संपर्क में था। वीरेंद्र चाहन के इशारे पर हत्या को अंजाम दिया गया है। हत्या करने के बाद ये शूटर लगातार उसे बात भी कर रहे थे। इससे पहले शनिवार को जयपुर पुलिस ने गोगामेडी की हत्या के सिलसिले में हरियाणा के महेंद्रगढ़ में रहने वाले रामवीर सिंह को गिरफ्तार किया था। 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेडी को 2 शूटर्स नितिन फौजी और रोहित राठौड़ ने जयपुर में उनके घर पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि रामवीर सिंह ने ही इन दोनों शूटर्स के लिए जयपुर में सारा इंतजाम किया था। जयपुर पुलिस के मुताबिक नितिन फौजी और उसके साथियों ने 9 नवंबर को महेंद्रगढ़ के सदर पुलिस स्टेशन पर फायरिंग की थी और फिर फरार हो गए। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने गरीबों, पिछड़ों और वंचित समाज को वोट हमारा राज तुम्हारा की शोषणकारी व्यवस्था से मुक्ति दिलाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव में दोगुनी मेहनत कर पार्टी का जनाधार बढ़ाने का आह्वान किया है। मायावती ने रविवार को लखनऊ में पार्टी की अखिल भारतीय बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारियों को आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश दिए। बसपा अध्यक्ष ने कहा, अम्बेडकरवादी पार्टी के रूप में बसपा का प्रयास बहुजन समाज के विभिन्न अंगों को आपसी भाईचारे के आधार पर जोड़कर उनकी राजनीतिक शक्ति बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच के मुताबिक विकसित करने की है, ताकि सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके सभी गरीब और बहुजन समाज के लोग अपना उद्धार स्वयं करने योग्य बन जाएं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे जन व देशहित की नीति और सिद्धांत के बजाय विरोधी पार्टियों की धन बल लुभावने वादों व छलावे पूर्ण दावों के सहारे राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ का ठीक से सामना करने के लिए दोहरी मेहनत से संगठन की मजबूती व जनाधार को बढ़ाए, ताकि वोट हमारा राज तुम्हारा की लगातार चली आ रही शोषणकारी व्यवस्था से सर्व समाज के गरीब एवं अन्य मेहनतकश जल्द मुक्ति मिले। मायावती ने कहा कि देश के 4 राज्यों में अभी हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में बहुकोणीय संघर्ष होता दिखने के बावजूद परिणाम बिल्कुल एक तरफा हो जाना एक ऐसा मुद्दा है जो चर्चे का विषय है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का एक वीडियो सामने आया है। इसमें सीएम शिंदे अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे ने आज डीप क्लीनिंग मुहिम के तहत मुंबई के जुहू बीच पर ट्रैक्टर चलाते नजर आए। इस दौरान ट्रैक्टर के साथ लगी मशीन से सीएम शिंदे सफाई करते हुए नजर आए। महाराष्ट्र सीएम का ये वीडियो लोग खूब शेयर कर रहे हैं। मुंबई के बीच पर सफाई के बाद सीएम जुहू के इस्कॉन मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। वहीं इससे पहले उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि नेताओं के ट्रैक्टर चलाने के पहले भी कई वीडियो सामने आ चुके हैं। इससे कुछ महीने पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी ट्रैक्टर चलाता हुआ वीडियो वायरल हुआ था। इसी साल जुलाई में राहुल गांधी हरियाणा के सोनीपत के गोहान में एक खेत में ट्रैक्टर चलाते हुए दिखे थे। इसके साथ ही राहुल किसानों के साथ धान के खेत में रोपाई करते हुए भी नजर आए थे। दरअसल दिल्ली से शिमला जाने के दौरान राहुल गांधी हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहान के बरोदा हल्के और मदीना गांव में पहुंचे थे। इसी दौरान राहुल गांधी ने खेत में उतरकर किसानों के साथ धान की रोपाई की और ट्रैक्टर भी चलाया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने शनिवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीट जीतेगा। झारखंड की निजी यात्रा पर आए पासवान ने रामगढ़ जिले के रजरप्पा छित्रमिस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना की। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 4 राज्यों में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों से प्रदर्शित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए केंद्र में फिर से सरकार बनाएगा। हालिया विधानसभा चुनाव को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। भाजपा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त देते हुए हिंदी भाषी राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। वहीं कांग्रेस को तेलंगाना में जीत मिली। पासवान ने कहा, आरजेडी बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में सभी सीट पर चुनाव जीतेगा, क्योंकि लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी में भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 21 जनवरी को नीतीश कुमार की झारखंड की प्रस्तावित यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें बिहार के लोगों ने खारिज कर दिया है। इजरायली सेना गाजा पर दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हमले से एक साथ 100 ठिकानों को तबाह करेगी। पिछले 7 अक्टूबर से ही इजरायल और हमास में भीषण जंग चल रही है। इजरायली सेना के हमले में अब तक गाजा में 17,700 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जबकि कई हजार लोग घायल हुए हैं। इसी बीच इजरायल ने दुनिया का पहला एआई आधारित हमले का प्लान तैयार करके पूरे विश्व में खलबली मचा दी है। दुनिया का पहला एआई हमला कितना घातक होगा, यह सोचकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अभी पिछले सप्ताह ही खबरें आई थी कि इजरायल रक्षा बल आईडीएफ गाजा में हमास के खिलाफ जारी युद्ध में हफसोरा नामक कृत्रिम मेधा एआई प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी प्रणाली का इस्तेमाल बमबारी के लिए और निशाने चुनने के लिए हमास के चरमपंथियों के ठिकानों का पता लगाने और पहले से ही मृतकों की संभावित संख्या का अनुमान लगाने के लिए कथित तौर पर किया गया है। इस तरह की एआई प्रणालियों का संघर्ष में उपयोग करने का क्या मायने हैं? इन प्रणालियों के सैन्य उपयोग के सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक निहितार्थों पर मेरा शोध दिखाता है कि एआई पहले से ही युद्ध के चरित्र को बदल रहा है। सेनाएं अपने सैनिकों का प्रभाव बढ़ाने और उनके जीवन की रक्षा के लिए इन प्रणालियों का उपयोग करती हैं। एआई प्रणाली सैनिकों को अधिक कुशल बना सकती हैं और इससे युद्ध की गति और घातकता के बढ़ने की आशंका होती है। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी थमने का नाम नहीं ले रही है। रविवार को चीनी तटरक्षकों ने फिलीपींस के एक जहाज में अपनी जहाज से जानबूझकर टक्कर मार दी और इससे आगे बढ़ने से रोक दिया। चीनी तटरक्षक यही नहीं रुके, बल्कि वह फिलीपींस के दलों पर पानी की बौछार भी करने लगे। फिलीपींस के तटरक्षकों ने आरोप लगाया है कि चीनी तटरक्षक ने रविवार को एक विवादित शोल क्षेत्र में उसके 3 जहाजों पर पानी की बौछार की और उनमें से एक जहाज को टक्कर मार दी, जिससे जहाज के इंजन को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके बाद दोनों पक्षों के तटरक्षकों में भिड़ंत हो गई। जंग के स्थान शोल, रेतीली और चट्टानों से घिरा समुद्री क्षेत्र है, जहां प्रचुर मात्रा में मछलियां पाई जाती हैं। फिलीपींस का आरोप है कि चीन ने एक दिन पहले भी इसी तरह के एक विवादित शोल में इसी तरह की हरकत की थी। तटरक्षक के प्रवक्ता कमांडर जे तारियेला ने कहा कि टकराव की हालिया घटना सेकेंड थॉमस शोल के पास हुई, जब फिलीपीन की नौसेना द्वारा संचालित 2 आपूर्ति नौकाएं और फिलीपीन तटरक्षक एस्कॉर्ट जहाज लंबे समय से फंसे हुए नौसेना के जहाज में फिलीपीन के सुरक्षा बलों को भोजन और अन्य आपूर्ति देने के लिए रास्ते में थे। यह स्थान एक क्षेत्रीय चौकी के रूप में कार्य करता है। इस संबंध में कोई अन्य जानकारी नहीं दी गई है।
फिलीपीन तटरक्षक द्वारा जारी किए गए ड्रोन वीडियो फुटेज और तस्वीरों में 2 चीनी तटरक्षक जहाज अलग अलग फिलीपीन तटरक्षक गश्ती जहाज डीआरपी काबरा और एक छोटी आपूर्ति नाव पर करीब से पानी की बौछार करते नजर आए। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। मानवाधिकार दिवस घुमंतु समुदाय के बुनियादी ढांचे के लिए जिला प्रशासन के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन। केंद्र केवल कांग्रेस को ही निशाना क्यों बनाता है, भाजपा को क्यों नहीं? धीरज साहू आईटी छापे पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने पूछा। जब तक भारत विश्वगुरु नहीं बन जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे, केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा। ज्ञानव्यापी मामला, एसआई कल सौंपेंगे रिपोर्ट। वकील बोले वक्फ के पास इतनी जमीन की बन जाएगा नया पाकिस्तान और बांग्लादेश। तमिलनाडु में चक्रवात प्रभावित लोगों को मिलेंगे 6-6 हजार रुपए, सीएम स्टालिन ने किया ऐलान। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।